मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। अजायब राय डाकखाने में क्लर्क थे और केवल 20 रुपए मासिक वेतन पाते थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। प्रेमचंद को पास के गांव के एक मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद का नाम हाई स्कूल में लिखाया गया। पिता का तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। इससे प्रेमचंद को नई नई जगहें तो देखने को मिलती थी, पर जमकर पढ़ाई लिखाई के लिए समय नहीं मिल पाता था। जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। वहाँ उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हो गया। संपर्क बढ़ने से प्रेमचंद नियमित रूप से उसकी दुकान पर जाने लगे। दुकान से प्रेमचंद को पढ़ने के लिए किस्से कहानी की पुस्तकें मिल जाती थी। इस प्रकार अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग वे सभी पुस्तकें पढ़ डाली जो उस दुकान में उपलब्ध थी। उनका मन कथा शिल्प में पूरी तरह डूब चुका था और इस प्रकार उनकी जिंदगी का रास्ता भी बदल रहा था। जब प्रेमचंद केवल 15 वर्ष के थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। उनकी इच्छा थी कि वे एमए पास करके वकील बने, पर विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और परिवार का पूरा भार प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा। लेकिन प्रेमचंद ने इस विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते। वहां से वे ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटते थे। इसके उन्हें केवल 5 रुपए ही मिलते थे, जिनसे वे घर और पढ़ाई का खर्च चलाते। मैट्रिक परीक्षा में वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अतः उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की ही फीस माफ की जाती थी। अर्थाभाव के कारण एक दिन प्रेमचंद अपनी गणित की पुस्तक बेचने एक दुकान पर गए। संयोग से वहीं एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर से उनकी भेंट हो गई। हेडमास्टर जी ने जब प्रेमचंद की यह दीन दशा देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने प्रेमचंद को 18 रुपए मासिक पर अपने स्कूल का अध्यापक बना दिया। नौकरी पाकर प्रेमचंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चुनार जाकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कुछ समय बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के ब्रिटिश प्रधानाचार्य ने कृपा करके प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। प्रेमचंद उर्दू में कहानियां लिखना आरंभ कर चुके थे और उनकी रचनाएं जमाना पत्र में भी प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने इंटर और बीए की परीक्षाएं भी पास कर ली थी। जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावनाएं व्यक्त होने लगी। प्रेमचंद ने भी देश प्रेम की कहानियां लिखी। वे अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध भी लिखा करते थे। प्रेमचंद की इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोजे वतन सन 1909 में प्रकाशित हुआ। उनकी ये रचनाएं नवाब राय के नाम से छपती थी। बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे।
प्रेमचंद को अपनी पत्नी और सौतेली माँ के बीच झगड़ों के कारण घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार उनकी पत्नी उनसे निराश होकर अपने पिता के घर चली गई। प्रेमचंद ने उन्हें वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सन 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा से शादी कर ली, जिनका नाम शिवरानी देवी था। उनका यह वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग की घटना और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का प्रेमचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। उस समय वे गोरखपुर में विद्यालय निरीक्षक थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक हो गए। आर्थिक संकट में तो वे जीवन भर रहे ही, पर नौकरी छोड़ने के बाद उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ गई थी। इस बीच उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे। कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपी थी, जिसके कई संग्रह भी प्रकाशित हुए, किंतु लेखन कार्य से उन्हें उतना नहीं मिलता था कि उनकी गृहस्थी सुख से चल सके। उनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई और खूब बिकी, पर उनका सारा लाभ प्रकाशक हड़प जाते थे। अपने उपन्यास रंगभूमि में प्रेमचंद ने जीवन के सभी पक्षों का विशद विवेचन किया है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने दलित किसानों और मजदूरों की मूकवाणी को स्वर दिया है। इसमें देश की जागृति और सजीवता के चित्र देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान देश की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट दर्पण है। भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण कर प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उन्होंने सैकड़ों कहानियां भी लिखी, जिनका संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा की समस्या को सुलझाने में लग गए। उनका मानना था कि हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से अलग करके 2 कोठरियों में इस तरह नहीं बंद किया जा सकता है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही न रहे। ऐसा करने से दोनों भाषाओं का विकास रुक जाएगा। अपने इन विचारों को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी भाग दौड़ की, पर हिंदुस्तानी भाषा का उनका यह स्वप्न साकार नहीं हो सका। उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा था और इस भागदौड़ की वजह से वे बीमार पड़ गए। उनका बहुत इलाज किया गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद ने अपनी अंतिम सांस ली। मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण करने वाले इस उपन्यास सम्राट को कोटि कोटि नमन।